नौकर भाग भाग कर मेरे सारे काम करता, मैं भी खुले दिल से उसको तनख्वाह देती। एक रोज मेरी तबीयत खराब थी, उसको मसाज का बोला तो कहने लगा, मालकन ऐसे काम नहीं चलेगा। पूछा फिर कैसे? कहने लगा बोनस भी लूंगा। मैं राजी हो गई। थोड़ी देर बाद मेरे होश उड़ गए। नौकर मसाज करके बोला, चले मालकन। नौकरों से मालिश और मसाज करवाना मुझे कभी पसंद था, मगर इस नए नौकर के हाथ में जैसे जादू था। ये नौकर एक पार्लर में यही काम करता था। मैं अक्सर उसी पार्लर में जाती थी क्योंकि ये मेरी दोस्त का पार्लर था। मैं जब भी किसी पार्टी में जाने लगती तो उसी पार्लर का चक्कर लगा लेती थी। यूं पार्लर वाली शुमाइला धीरे धीरे मेरी दोस्त बनने लगी। उसने एक दिन मुझसे कहा कि क्या बात है दानिया, आज तुम बहुत थकी थकी सी लग रही हो। ये सुनकर मैंने कुर्सी पर सर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। शुमाइला मेरा मेकअप कर रही थी। हाँ, आजकल मैं पार्टियों में बहुत आ जा रही हूँ, इसलिए थक जाती हूँ। ये ऊंची ऊंची जूतियां पहनकर तो मेरे जिस्म में दर्द हो जाता है। ये सुनकर वो कहने लगी, ये मैं क्या सुन रही हूँ दानिया, क्या तुम पार्टी से आने के बाद अपना मसाज नहीं कराती? यार, आजकल तो हर अमीर औरत ने अपने घर में एक मसाज करने वाला नौकर रखा हुआ है। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मसाज करने के लिए भी अलग नौकर? मगर ये बात शुमाइला पर जाहिर नहीं होने दी कि ये बात मुझे पहले से पता नहीं थी। इसीलिए मैंने लापरवाही से कहा, हाँ मुझे पता है, मेरी एक मुलाजमा है जो अक्सर मेरे पैर, सर और टांगें दबा देती है। ये सुनकर शुमाइला हंसने लगी और कहा, अरे भाई, मैं उस मसाज की बात नहीं कर रही, बल्कि मैं तो बॉडी मसाज की बात कर रही हूँ, जो कि सारे जिस्म को न सिर्फ खूबसूरत और जवान रखता है और सारे दिन की थकन उतार देता है। ये सुनकर मैं चौंक गई और शुमाइला से कहा कि हाँ मैं जानती हूँ, मैंने शायद ये एक बार करवाया भी था, मगर आजकल कोई अच्छा मसाज करने वाला नहीं मिल रहा, इसीलिए बहुत थकन हो जाती है। ये सुनकर शुमाइला ने मेरे कांधे पर हाथ रखा और कहा, अरे भाई, कमाल करती हो, और रोज मेरे पार्लर आती हो और कहती हो कि कोई अच्छा मसाज करने वाला नहीं मिल रहा। तुम कल पार्टी से फ्री होकर मेरे पास आओ, मेरे पार्लर की लड़कियां तुम्हारा ऐसा मसाज कर देंगी कि तुम्हारी सारी थकन उतर जाएगी। ये सुनकर मैंने उससे कहा, अच्छा चलो ठीक है, कल मिलते हैं। अभी तुम मुझे जल्दी से तैयार कर दो, वरना तो मेरे शौहर ने बहुत शोर मचाना है कि तुमने आज भी देर कर दी। ये कहकर मैंने अपनी आंखें खोल दी और वो जल्दी जल्दी मेरा मेकअप करने लगी। मैंने शुमाइला से झूठ बोल दिया क्योंकि मैंने कभी कोई मसाज नहीं करवाया था। दरअसल इससे पहले मेरा शौहर एक दफ्तर में मुलाजिम था और हम दोनों मियाँ बीवी अपने 2 बच्चों के साथ बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार रहे थे। पार्लर जाकर मसाज कराना तो दूर, मैंने तो कभी पार्लर की शक्ल भी नहीं देखी थी, क्योंकि मेरे शौहर की तनख्वाह इतनी कम थी कि 1 तारीख को आती तो 5 तारीख को खत्म हो जाती थी। बाकी का महीना तो हम उधार लेकर गुजारते थे। मगर फिर उन्हीं दिनों मेरे शौहर के दोस्त ने नया कारोबार शुरू करने का सोचा और मेरे शौहर से पार्टनरशिप का कहा। मेरा शौहर सोच में पड़ गया कि वो इतना पैसा कहाँ से लाएगा। उसने ये बात मुझसे कही और मैंने उससे कहा कि मेरा जेवर बेच दो। ये सुनकर मेरे शौहर ने कहा कि अगर कारोबार में नुकसान हुआ तो तुम मुझे उसका जिम्मेदार मत ठहराना। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि ठीक है, लेकिन अगर कारोबार चल पड़ा तो तुम मुझे उससे डबल सोना बना कर दोगे। यूं हमारे दरमियान डील हो गई और अल्लाह का नाम लेकर मेरे शौहर ने कारोबार का आगाज कर दिया। लेकिन उसने साथ साथ नौकरी भी जारी रखी, मगर जल्द उसे नौकरी छोड़नी पड़ी क्योंकि उसका नया कारोबार चल निकला था। यूं हम रातों रात अमीर होने लगे। सबसे पहले हमने घर लिया और फिर गाड़ी भी खरीद ली। पैसे आने लगे तो शहर के लोग हमें बड़ी बड़ी पार्टियों में बुलाने लगे। मैं भी पार्लर में जाकर तैयार होने लगी। उस दिन मैं पार्टी से आई तो मैंने सोचा कि शुमाइला के पार्लर चलती हूँ और उससे मसाज करवा लेती हूँ। मुझे पैसे की कमी नहीं थी और मैं चाहती थी कि अगली पार्टी में मैं भी दोस्तों से कहूँ कि मैं तो थकन उतारने के लिए मसाज करवाती हूँ। ये ख्याल आते ही मैं पार्लर जा पहुंची, जहाँ शुमाइला ने मुझे एक अकेले कमरे में लिटा दिया और एक लड़की आई और मेरा मसाज करने लगी। पहले तो मुझे बड़ी शर्म आई, मगर धीरे धीरे मैं उसकी आदी हो गई। मैं घर आई तो मेरी सारी थकन उतर चुकी थी। अब मैं जब भी पार्टी से आती तो सीधी पार्लर में जाती और बॉडी मसाज करवा लेती। उसकी इतनी आदी हो गई थी कि मुझे उसके बगैर नींद ही नहीं आती थी। लेकिन मसला ये था कि मैं अक्सर पार्टी से आती थी तो इतनी थकन हो जाती थी कि मुझसे इतनी दूर पार्लर नहीं जाया जाता था। हालांकि मैं गाड़ी में जाती थी। ये बात मेरे शौहर ने सुनी तो वो हंसकर कहने लगा, एक वक्त वो भी था जब तुम रिक्शे का किराया बचाने की खातिर बाजार पैदल चली जाती थी, मगर अब तुमसे गाड़ी में बैठकर पार्लर तक नहीं जाया जाता। ये सुनकर मैं भी हंसी और उससे कहा कि वो दिन और थे, तब मैं गरीब थी, मगर अब मेरे पास पैसा है। ये सुनकर मेरे शौहर ने कहा, तो फिर फिक्र कैसी, तुम पार्लर वाली को घर बुला लिया करो। ये सुनकर मैं खुश हो गई क्योंकि ये बात तो मुझे याद ही नहीं आई थी।
میں نے اس سلسلے میں شمائلہ سے بات کی تو وہ کہنے لگی کہ یہ بھی کوئی بات ہوئی، تمہیں جب بھی مساج کروانا ہو مجھے کال کیا کرو، میں لڑکی بھیج دوں گی۔ یہ سن کر میں مطمئن ہو گئی، اور اب جب بھی مجھے مساج یا میک اپ کروانا ہوتا تھا میں اپنے گھر میں ہی کسی لڑکی کو بلوا لیا کرتی تھی۔ یوں پیسے تو ڈبل لگ جاتے تھے مگر میرا کام آسان ہو گیا تھا۔ خیر مجھے کون سا پیسوں کی کمی تھی، اس کام کے لیے شمائلہ جتنے پیسے مانگتی تھی میں نکال کر دے دیتی تھی، اسی لیے تو شمائلہ میری دوست بنی ہوئی تھی، ورنہ تو وہ کسی عام عورت کو گھاس تک نہیں ڈالتی تھی۔ شاید اسے پتا تھا کہ میں پیسوں کے معاملے میں کنجوس نہیں دکھائی دیتی۔ ایک دن شمائلہ میرے گھر آئی اور میں نے اس سے کہا کہ تمہاری پارلر کی لڑکی بہت اچھا مساج کر دیتی ہے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی یہ تو کچھ بھی نہیں، میرے پاس ایسے میل بھی ہیں جو تمہارا ایسا مساج کریں گے کہ تم ان لڑکیوں کو بھول جاؤ گی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی مگر شمائلہ سے کچھ نہیں کہا کیونکہ مجھے بڑی شرم آئی کہ کوئی مرد نوکر میرا مساج کرے۔ مگر ایک دن میں اپنی ایک اور دوست نائلہ کے پاس گئی تو اس کے کمرے میں ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا یہ لڑکا کون ہے تو کہنے لگی کہ میرا نوکر ہے۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا پھر یہ تمہارے کمرے میں کیا کر رہا ہے، باہر جا کر کچن میں کام کرے۔ یہ سن کر نائلہ ہنس پڑی اور مجھ سے کہا تم میرا بہت مذاق کرتی ہو، یہ کچن میں کام کرنے والا ملازم نہیں ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرانی ہوئی اور میں نے اس سے کہا پھر کون سا ملازم ہے؟ یہ سن کر اس نے مجھے بتایا کہ یہ میرا بہت خاص نوکر ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے نوکر کو اشارہ کیا تو وہ ایک کریم لے کر اس کے پاس آ گیا اور میں سمجھ گئی کہ یہ نوکر کون سا کام کرتا ہے۔ میں گھر آئی تو یہ میں نے اپنی ایک دوست کو کال پر بتائی تو وہ ہنسنے لگی، ابھی تو نئی نئی امیر ہوئی ہے نا، اسی لیے تمہیں اس کام کا پتہ نہیں ہے، ورنہ تو ہر امیر عورت آج کل یہی کام کروا رہی ہے۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا کہ میں تو مساج لڑکیوں سے ہی کروا لیتی ہوں، کسی نوکر سے کروانے میں مجھے بہت شرم آتی ہے۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگی اور کہا کہ جب تم ایسا کرو گی تو تمہیں اچھا لگے گا۔ یہ سن کر میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہا کہ مجھے ایسے کام نہیں کروانے۔ پھر میرے شوہر کی کاروباری مصروفیت بڑھ گئی اور وہ ملک سے باہر آنے جانے لگا، ایسے بھی مجھے اکیلے ہی پارٹیوں میں جانا پڑتا تھا۔ میں گھر آتی تو تھک جاتی تھی اور دل کرتا تھا کہ کوئی میرا مساج کر دے۔ میں نے اس دن بھی تھکی ہوئی تھی، شمائلہ کو کال کی تو اس نے کہا کہ آج تو ساری لڑکیاں مصروف ہیں، ایک نوکر فری ہے، کہو تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں۔ یہ سن کر میں نے اسے منع کرنے ہی والی تھی کہ اس نے کال کاٹ دی اور میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ شمائلہ نے کیا کر دیا، میری بات سنی نہیں اور اپنا سنا کر کال کاٹ دی۔ پھر میں نے شمائلہ کو کئی بار کال کی مگر اس نے کال پک نہیں کی اور اس کا بھیجا ہوا ملازم آ گیا۔ وہ کمرے میں آیا تو اسے دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی کیونکہ وہ کہیں سے نوکر نہیں لگ رہا تھا، وہ بہت صاف ستھرا تھا اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو مساج کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر مجھے بہت شرم آئی مگر میں اندر ہی اندر اس سے مساج کروانا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے پہلی بار ایک نوکر سے مساج کروا لیا۔ وہ چلا گیا تو میں نے سوچا کہ شمائلہ صحیح کہتی تھی، اس کے ہاتھوں میں تو سچ مچ میں جادو تھا۔ یہ بات میں نے شمائلہ سے کی تو اس نے مجھ سے کہا کہ تم چاہو تو یہ نوکر روز تمہارے گھر آ سکتا ہے، اسے مساج کے علاوہ بھی کئی کام آتے تھے۔ یہ سن کر میں نے حامی بھر لی اور کہا ٹھیک ہے اسے گھر پر بھیج دو۔ یوں وہ نوکر میرے گھر آ کر رہنے لگا۔ میرا شوہر ایک دن کاروباری میٹنگ سے واپس آیا تو پوچھنے لگا یہ نیا نوکر تم نے رکھا ہے؟ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی، اس سے کہا کہ ہاں یہ لڑکا بہت قابل ہے اور ضرورت مند ہے، اسے میری پارلر والی دوست نے بھیجا ہے، اسی لیے میں نے اسے کام پر رکھ لیا۔ میں نے اپنے شوہر سے بہانہ بنا دیا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا ویسے تو میں کسی اجنبی کو گھر پر نوکری کے لیے رکھنے کے حق میں نہیں ہوں کیونکہ گھر میں اتنے سارے زیور اور پیسے رکھے ہیں، لیکن یہ تمہاری دوست نے بھیجا ہے تو اسے رکھ لیتے ہیں، پھر بھی تم اس پر نظر رکھنا کیونکہ میں تو آج کل گھر پر زیادہ نہیں ہوتا۔ یہ سن کر میں نے اپنے شوہر سے کہا تم تو ہر آدمی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہو، یہ نوکر ایسا نہیں ہے۔ یہ سن کر میرا شوہر مطمئن ہو گیا مگر میں گھبرا گئی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے شوہر کو یہ بات پتا چلے کہ میں اس نوکر سے مساج بھی کرواتی تھی۔ خیر جب تک میرا شوہر گھر پر رہا میں نے نوکر سے گھر کے سارے کام کروائے اور اپنے کمرے میں نہیں آنے دیا۔ نوکر بھی گھر کے سارے کام کرتا رہا اور مساج والی بات کسی کے سامنے اپنے منہ سے نہیں نکالی۔ میں بھی چاہتی تھی کہ یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس دوران جب جب میرا شوہر باہر جاتا تھا میں اس نوکر کو کمرے میں بلا دیتی تھی، مگر ایک دن میرا شوہر اچانک ہی گھر آ گیا اور میں کمرے میں تھی۔ یہ سن کر میں بہت گھبرا گئی اور سوچا کہ شوہر کے آنے سے پہلے نوکر کو بھگا دوں، مگر یہ نوکر بھی بڑا سمجھدار تھا۔ میرے شوہر کے آنے سے پہلے دوسرے کام پر لگ گیا اور میرے شوہر کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ میں مساج لڑکیوں سے بھی کروا سکتی تھی، مگر اس نوکر کے ہاتھ میں کیا جادو تھا کہ میں اسے بلا لیتی تھی۔ مگر اس بار میرا شوہر بہت دنوں کے لیے گھر آیا تھا اور ہم نے بہت ساری پارٹیوں میں جانا تھا۔ میرے شوہر کا کاروبار بڑھ رہا تھا اور اب وہ اپنے کاروبار کو باہر کے ملک لے جانا چاہتا تھا، اسی لیے وہ اکثر ملک سے باہر جانے لگا تھا، مگر جب گھر واپس آتا تو ہم صرف موج مستی کرتے تھے۔
नित नई पार्टियों में जाते थे। दरअसल पार्टियों से कई बड़े अफसर होते थे जिनके साथ मेरे शौहर के कई काम होते थे, इसीलिए मेरा शौहर इन सबको किसी पार्टी पर ही मिल लेता था और अपने काम की बात कर लिया करता था। इस बहाने मैं भी उनकी बीवियों से बात कर लेती थी। कोई अपने कपड़ों की तारीफ करती थी तो किसी को इस बात पर फख्र होता था कि उसके पास सबसे महंगी ज्वेलरी है। यूं हम सभी औरतें अपनी अपनी तारीफ करती रहती थी। फिर एक दिन पार्टी में मेरी एक दोस्त ने मेरी खूबसूरती की तारीफ कर दी और कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं किसी से मसाज करवाती हूँ। ये सुनकर मैं शर्मा गई और मैंने कुछ नहीं कहा, मगर घर आकर मैंने अपने शौहर से पूछा, क्या वाकई मैं बहुत खूबसूरत हो गई थी? ये सुनकर वो कहने लगा, तुम ये बात आज मुझसे क्यों पूछ रही हो? ये सुनकर मैंने उसे बताया कि आज पार्टी में एक औरत ने मेरी खूबसूरती की तारीफ कर दी और मैं तब से सोच रही हूँ कि आप वाकई में इतनी खूबसूरत थी। ये सुनकर मेरे शौहर ने कहा, तुम हमेशा से इतनी ही खूबसूरत थी, तारीफ किसे अच्छी नहीं लगती। इसीलिए मैं शर्मा गई। जब नौकर मेरा मसाज करता था तो वो भी यही बात करता था कि मैडम आप बहुत खूबसूरत हैं। ये सुनकर मैं चुप हो जाती थी, जैसे मैं इस बात की आदी होती जा रही थी। इस मर्तबा मेरा शौहर ज्यादा दिन के लिए घर आया था, इसीलिए मुझे नौकर को बुलाने का टाइम नहीं मिल रहा था। वो बेचारा भी घर के कामों में लगा रहता था और मैं अपने शौहर के साथ पार्टियों में मसरूफ रहती थी। मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैं पार्टी में जाती थी तो मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो जाता था। मैं दर्द को बर्दाश्त किए हुए थी। कई दिन हो गए थे मैं पार्लर भी नहीं जा पाई थी क्योंकि रोज पार्टी में जाना पड़ता था और मेरा शौहर चाहता था कि मैं उसके साथ हर पार्टी में जाऊं। मैं भी उसके साथ जाना चाहती थी, मगर मुझे बहुत थकन हो जाती थी। फिर कई दिन हो गए। एक दिन मेरे शौहर को कॉल आई और उसके दोस्त ने कहा कि एक जरूरी काम है, यहाँ आ जाओ। ये सुनकर मेरा शौहर मुल्क से बाहर चला गया और मैं आजाद हो गई और मैंने फौरन थकन उतारने के लिए नौकर को कमरे में बुला लिया। वो मेरा मसाज करने लगा और मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी। तभी मुझे नौकर ने मुझसे ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने मुझसे कहा, ए मैडम साहब, तुम्हारे पास जितना पैसा और जेवर है मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ये सुनकर मैं घबरा गई और सोचने लगी, आज इस नौकर को क्या हो गया था, ये क्यों ऐसी बातें कर रहा था। तभी मैंने उसे डांट कर कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरे नौकर हो और मैं तुम्हारी मैडम हूँ। तुम जानते नहीं कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? ये सुनकर उसने अपनी जेब से पिस्तौल निकाल लिया और कहा, अपनी अलमारी की चाबी मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म में गोली मार दूंगा। ये सुनकर मैं रोने लगी और उससे कहा कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो ले लो, मगर मुझे गोली मत मारना। ये सुनकर नौकर ने मुझसे अलमारी की चाबी ली, उसे खोल लिया और मेरा सारा पैसा और जेवर उठाकर भाग गया। इसके जाते ही मैं रोने लगी क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे मना किया था, मगर मैंने उसकी बात नहीं मानी थी। इन नौकरों पर एतबार नहीं करना चाहिए था। तभी मुझे शुमाइला याद आई और मैंने सोचा कि ये नौकर उसी ने मेरे पास भेजा था। ये याद आते ही मैंने उसे कॉल किया और ये सारा वाक़या उससे बता दिया, जिससे सुनकर वो कहने लगी, ओह ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। ये सुनकर मैं रोने लगी और कहा कि तुम्हारा वो नौकर मेरा जेवर पैसा सब अपने साथ ले गया है। ये सुनकर वो कहने लगी, उसे मेरा नौकर मत कहो, मैंने तो उसे 2 दिन पहले ही नौकरी से निकाल दिया था। यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने शुमाइला से ये बात कही तो वो कहने लगी, देखो दानिया, ये बात मैं तुम्हें बताने वाली थी मगर मैं कुछ मसरूफ हो गई थी, इसीलिए भूल गई। ये सुनकर मैंने उस पर गुस्सा किया तो वो कहने लगी, अच्छा मुझे माफ कर दो, अब तुम उस नौकर के खिलाफ थाने जाकर रिपोर्ट लिखवा दो, मगर मेरा नाम मत लेना कि उस नौकर को मैंने तुम्हारे पास भेजा था, क्योंकि मैं तो तुम्हारी दोस्त हूं ना। यह सुनकर मैंने गुस्से से कॉल काट दी और सोचने लगी कि अब क्या करूं। मेरा इतना बड़ा नुकसान करके वो शुमाइला भूली बन गई, मगर अब मैं ये बात अपने शौहर से कैसे कहूंगी कि वो नौकर जिसे मैंने अपने मसाज के लिए घर में रखा था वो चोरी करके भाग गया। मैं जानती थी कि मेरा शौहर मुझ पर गुस्सा करेगा, मगर मैंने सोचा कि वो मेरा शौहर है, मुझे ये बात उससे छुपानी नहीं चाहिए थी, मैं उसे ये बात बता देती हूँ। ये फैसला करते ही मैंने मोबाइल उठाया और ये बात मैंने मैसेज में लिख दी। मुझ में ये बात अपने शौहर से कहने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन मेरे शौहर ने ये मैसेज पढ़ते ही मुझे कॉल की और कहा, ये नौकर वही था ना जिसे तुम्हारे पार्लर वाली दोस्त ने तुम्हारे घर भेजा था। मैंने ये बात अपने शौहर से छुपा ली थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये बात उससे पता चले कि मैंने उस नौकर को अपने मसाज के लिए बुलाया था। अगर ये बात मेरे शौहर को पता चली तो वो और ज्यादा गुस्सा करेगा, मगर ये बात तो उसे भी अभी तक याद थी, इसीलिए मैंने उसे सच सच बता दिया। मैंने सोचा कि अब झूठ बोलने का फायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान ही था। ये बात सुनकर मेरे शौहर ने कहा कि मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि हम पैसे वाले लोग हैं, इसीलिए तुम किसी अजनबी पर भरोसा मत करना, मगर खैर अभी तुम मुझे इस पार्लर वाली दोस्त का नंबर सेंड करो ताकि मैं उससे बात कर सकूं। ये सुनकर मैंने अपने शौहर को बताया कि मैं पहले ही उससे बात कर चुकी हूँ और उसने कहा है कि मैंने उस नौकर को निकाल दिया था,
मगर वो मुझे ये बात बताना भूल गई थी। ये सुनकर मेरे शौहर ने कहा, मैं उससे खुद बात करूंगा। ये सुनकर मैंने उस पॉलर वाली का नंबर उसे दे दिया और दुआ करने लगी कि वो मेरे शौहर को ये बात ना बता दे कि वो नौकर मेरा मसाज करने आता था। मगर कुछ देर बाद मेरे शौहर ने कॉल की तो कहने लगा, तुम्हारी दोस्त का नंबर तो बंद है, मुझे लगता है कि वो उस नौकर के साथ मिली हुई है। लेकिन खैर, ये तो मैं पता करके रहूंगा कि वो नौकर कहाँ है और उसने किसके कहने पर चोरी की थी। ये कहकर उसने कॉल काट दी और मैं रोने लग गई। कैसे बैठे बिठाए मैं मुसीबत में पड़ गई थी। काश मैं उस नौकर को मसाज के लिए घर ना बुलाती तो आज ये ना होता। मगर जो किस्मत में होता है वो तो होकर रहता है। फिर इस वाक़े को 1 हफ्ता हो गया और मेरा शौहर घर आ गया। मुझे लगा कि वो उस नुकसान को भूल गया होगा, मगर उसने घर आते ही मुझसे कहा, हमें थाने जाना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। ये सुनकर मैं घबरा गई और पूछने लगी, खैर तो है? ये सुनकर उसने कहा, ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। मैं डरते डरते थाने पहुंची तो आगे पॉलर वाली शुमाइला और वही नौकर खड़े थे। पुलिस अफसर ने मुझसे पूछा कि क्या यही वो नौकर है जिसने आपके घर में चोरी की थी? मैंने कहा हाँ। मैंने जवाब दिया तो पुलिस अफसर ने हमें बताया कि शुमाइला एक गैंग का हिस्सा थी, ये नौकर इसकी टीम का हिस्सा थे और वो मसाज के बहाने लोगों के घरों में चोरी करते थे और फिर वहां से भाग जाते थे, मगर इस बार आपके शौहर की वजह से पकड़े गए। ये सुनकर मैं पुरसुकून हो गई क्योंकि मुझे मेरा जेवर और पैसा मिल गया, जबकि शुमाइला और उसके नौकर को जेल हो गई।